दुश्मन की ललकार पर हम आहनी दीवार है पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मारका हक की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और यकीनी तौर पर दुश्मन को समझना ज़रूरी है कि वो ये गलती कहाँ कर गया या ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद क्यों और कैसे हो गया। भारत ने आज़ादी के फ़ौरन बाद खुद को एक उभरती हुई एशियाई ताकत के तौर पर पेश किया, मगर उसके दावे के पीछे सियासी ख्वाहिश ज़्यादा और ज़मीनी हकीकत कम नज़र आती रही। दहाइयों तक भारत ये तासुर देता रहा कि खित्ते में उसका कोई हकीकी मुकाबिल नहीं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ ताकत का मवाजना उसके नज़दीक गैर अहम था। ताहम 2014 के बाद जब भारतीय सियासत में हिंदुत्वा नजरिए के हामिल बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारी अक्सरियत हासिल की तो इस बयानिए ने एक जारहाना और शिद्दत पसंदाना रंग इख्तियार कर लिया। मोदी दौर में यह तस्वुर तेजी से फैलाया गया कि विश्व भारत अब आलमी गुरु यानी कि विश्व गुरु बन चुका है, एक ऐसा हिंदू राष्ट्रीय जो दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है। अमरीकी क़यादत, यूरोपीय ममालिक और बाज़ अरब रियासतों के साथ करीबी ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर यह तासुर दिया गया कि भारत एक नाकाबिले तस्खीर आलमी क़ुव्वत बन चुका है, जबकि पाकिस्तान को एक कमजोर रियासत के तौर पर पेश किया जाने लगा। लेकिन इसी प्रोपेगेंडे के पस पर्दा भारत के अंदरूनी तजादात ज्यादा गहरे होते गए। अगर जमीनी हकायक को देखा जाए तो करीबन 80 करोड़ भारतीय हुकूमती ग़िज़ाई इमदाद पर इन्हिसार कर रहे हैं, जो माशी कमजोरी को जाहिर करता है। करोड़ों अफराद बेरोजगारी का शिकार हैं, जबकि 20 से 25 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यह अदादोशुमार उस दावे की नफी करते हैं कि भारत एक मुस्तहकम आलमी माशी ताकत है। समाजी सतह पर भी शदीद तकसीम मौजूद है, जहां दलित आबादी करीबन 20 से 21 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है और मुस्लिम आबादी भी करीबन 20 करोड़ के करीब है, जो मजमूई तौर पर एक ऐसे मुआशरती ढांचे की निशानदही करता है जिसमें बराबरी का तस्वुर ही कमजोर है। इसके साथ साथ खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह भी संगीन मामला है, जहां रोजाना करीबन 80 से 90 अस्मत दरी के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। हिंदुत्वा सियासत के जेर असर भारत ने दाखिली तनव्वुर को यकजा करने के बजाय मजीद तकसीम किया और मजहबी और तबकाती कशमकश को बढ़ावा मिला। मोदी के तहत एक ऐसा बयानिया तश्कील दिया गया जिसका मकसद दाखिली इख्तलाफात को पसे पुश डालकर बैरूनी ताकत का तासुर देना था, मगर हकीकत यह है कि भारत अब भी अपनी दाखिली कमजोरियों, माशी अदम तवाजुन और समाजी तफरीक के साथ साथ एक पेचीदा रियासती ढांचे का शिकार है। दिफाई बजट अगरचे 6,81,210 करोड़ भारतीय रुपए तक पहुंच चुका है, मगर यह ताकत हकीकी तरक्की और समाजी इस्तेहकाम की अक्कासी नहीं करती है। इसी पंस मंजर में जबकि मार्का हक हुआ तो ताकत के तवाजुन की हकीकत भी बेनकाब हो गई। ये वाकयात इस बात की अलामत हैं कि महज प्रोपेगेंडे और मीडिया बयानिए किसी रियासत को हकीकी बरतरी नहीं दे सकते। भारत का वो गुरूर जो खुद को नाकाबिले तस्खीर समझने लगा था, अमली मैदान में ज़मीनी हकायक के सामने कमज़ोर पड़ गया। मार्का हक ने यह वाज़ेह कर दिया कि ताकत का असल मयार मसनूई बयानिए और सियासी नारे नहीं। यूं ये हकीकत सामने आती है कि जिस गुरूर को भारत ने अपनी तकदीर समझ लिया था, वो दरअसल एक ऐसा फरेब था जो वक्त और हकायक के टकराव में खाक में मिल गया। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे जहां से जैगम साहब बात कर रहे थे और बात उन्होंने छोड़ी थी भारत का वो जो कॉन्फिडेंस था, ज़रूरत से ज़्यादा भारत को लेकर। जैगम साहब, वो क्या फैक्टर्स हैं कि भारत ने सोचा कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसे टकरा कर कोई कामयाबी हासिल कर लेगा? पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि भारत में किस तरह की हुकूमत है। जिस तरह की एक जुनूनी हुकूमत और जिस तरह का एक डेमागॉग उनका लीडर है, उससे ये तवक्को की जा सकती है कि वो हकीकत से कटा हुआ होगा। अब जो पिछली हुकूमत थी भारत की, उसने एक तरक्की का सफ़र शुरू किया था, उसमें बहुत सी कामयाबियाँ भी हासिल हुई, लेकिन भारत को अगर आप देखें तो उसकी असल कामयाबी जो है वो उसका साइज़ है। इट्स अ ह्यूज कंट्री, इट्स ऑलमोस्ट एन एम्पायर जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ है। इस तरीके से ये जो जोग्राफिया है कभी इकट्ठा एक मुल्क नहीं था। अब उसकी वजह से उसको एक जियोपॉलिटिकल अहमियत और स्पेस भी मिलती है, एक बड़ी मईशत भी बन जाती है, एक बहुत बड़ी मार्केट भी बन जाती है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है। और उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे तौर पर भी। लेकिन भारत ने क्या किया कि इस नस्ल परस्ती की जो एक तहरीक है, इसमें वो अपने आप से लड़ाई करने लग गया। उसने अपने मुसलमानों से, अपने मसीहियों से और अपने दलितों से जंग शुरू कर दी। और फिर उसने बाहर एक दुश्मन जो पहले से ढूंढा हुआ था, यानी पाकिस्तान को तो टारगेट शुरू से ही किया गया था, लेकिन अभी उसको मुसलमानों के साथ जोड़ के एक अपना ही एक हिस्सा जिससे वो नफरत करने लगा था, उसके साथ जोड़ के ऑथराइज किया
اور اس نے یہ تصور کیا کہ جس طریقے سے اپنے مسلمانوں کا اس نے رگڑا لگا کے انہیں غیر اہم بنا دیا ہے تو شاید پاکستان بھی غیر اہم ہو چکا ہے. پھر پاکستان کی جو معاشی کمزوریاں تھیں اس سے اس کو یہ سوچنے کا مزید موقع ملا کہ اگر پاکستان کی معیشت کی حالت ہے تو پھر پاکستان کی ڈیفنس کی کیا حالت ہوگی, اور اگر معاشی طور پر وہ ولنریبل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی دفاعی پوزیشن کے قابل بھی نہیں ہے. اور پھر اس نے پاکستان کو استعمال کرنا شروع کیا اپنی سیاست میں. اپنی بڑی کامیابی, سب سے بڑی کامیابی اس کی یہی بن گئی کہ دیکھو پاکستان تو ہمارے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں, ہم اتنا بڑا ہو چکے ہیں. تو یہ ایک ذہنی جو ایک خبط عظمت تھا اس کا, یہ بھارت کو لے ڈوبا. اب ہوا کیا کہ بھارت کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ الجھ کر بھارت نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا کہ وہ یورپ, وہ امریکہ جو اس کو کھلا رہا تھا, جو اس کو پلا رہا تھا, جو اس کی مالشیں کر رہا تھا, جو اس کو لسی پلا رہا تھا, سردائیاں پلا رہا تھا, بادام کھلا رہا تھا کہ دیکھو تمہیں ہم نے چین کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے. پھر یہ مار کا حق آیا جو اس کا سندور تھا اور سارے کا سارا اس کا پول کھل گیا اور وہ کہیں کا نہیں رہا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہی امریکہ جس نے 20 سال تک اس پہ انویسٹ کیا تھا, اس کی معیشت کو بڑھنے کا موقع دیا تھا, اس کے لیے اپنی مارکیٹیں کھولی تھی, اس کا رویہ کس طریقے سے بدلا. تو صرف یہ ایک لوز کے علاوہ کچھ نہیں ملا. یہ وہ بھارت کی پالیسیاں ہیں جو اس کو یہاں لے کر آ گئی ہیں. صحیح, درست. رضا رومی صاحب, یہ بھارت کے فیکٹرز کو اگر سامنے رکھیں کہ بھارت نے کہاں مس کیلکولیٹ کیا, کیا غلطی کی, پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا, عسکری طور پر وہ اکوپڈ اور تیار ہی نہیں تھا کیا, سفارتی طور پر بہتر ہینڈل نہیں کر سکا, مار کہاں کھائی بھارت نے؟ دیکھیے بہت ساری سطحوں کے اوپر بھارت کی ایک غلط اندازے اور پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا, بلکہ پاکستان کو سمجھنا ہی نہ, یہ بہت بڑی کمزوری رہی شروع سے آخر تک. سب سے پہلے تو پاکستان کی جو فوجی اور عسکری قوت اور طاقت ہے اس کا اندازہ شاید بھارت کو نہیں تھا مکمل طور کے اوپر, اور شاید وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتا رہا کہ چونکہ وہ آگے نکل گیا معاشی دوڑ میں اور دنیا کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات بنانے میں, اس لیے غالباً وہ پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. دوسرا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لانگ ٹرم میں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ پاکستان بھارت کے تعلقات اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے, ایک دہائی ہونے کو ہے اب تو, اور یہاں پر نہ ان کے صحافی ہوتے ہیں, نہ ہمارے صحافی وہاں ہوتے ہیں, نہ ہم ان کا میڈیا جو ہے وہ دیکھتے ہیں پراپر طریقے سے. یوٹیوب پہ تو سب ہوتا ہے آج کل, لیکن جیسے پہلے ٹرانسمیشنز ہوتی تھی, اور بھارت میں تو بالکل اگنورنس ہے پاکستان کے حوالے سے. وہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک طرح کا ماحول جنونی قسم کا بنا ہوا تھا اس مئی 2025 سے پہلے, تو اس سے شاید ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی تقسیم شدہ قوم ہے, اور یہاں پر ہم آ کر بلکہ ان کے بہت سارے کامنٹیٹرز نے یہ کہا کہ پاکستان ابھی اندرونی طور پر تقسیم کا شکار ہے اور بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ تو قوم جو ہے بکھری ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. بالکل ہی ایک نالائق قسم کی سوچ جو ہے وہ وہاں پر پائی جاتی تھی. ایسے میں بڑا ویلڈ سوال آتا ہے, میں باقی پینلسٹ سے بھی کہوں گی, آپ سب سے بہتر اپنے ہمسائے کو جانتے اور سمجھتے ہیں, اور عسکری طور پر دیکھا جائے تو جہاں آپ کی دشمنی ہو آپ سب سے بہتر اس کی اسٹرینتھ کو جانتے ہو. بھارت دونوں معاملوں میں مار کھا گیا, نہ ہمسائے کو جان رہا ہے, نہ ہماری عسکری طاقت کو سمجھ رہا ہے, نہ سفارتی طور پر بیہیو کر پایا. جی بالکل. اور تیسری چیز سفارتی بھی. دیکھیے ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے جس کا انہوں نے اپنے ملک میں تو بڑی مہارت کے ساتھ لوگوں کو برین واش کیا ہوا ہے کہ پاکستان ایک بھکاری ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں, دیش ہے اور وہ آئسولیٹڈ ہے, کوئی ان سے بات نہیں کرے گا, کوئی ان کی بات نہیں مانتا, دہشت گردی کو سپانسر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید دنیا بھی انہی کے اس بھونڈے پروپیگنڈے کے زیر اثر ہے. ایسا نہیں ہے, دنیا کو زیادہ بہتر معاملات کا ادراک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب موقع آیا, جب پاکستان کی نے اپنا کیس جو ہے وہ پیش کیا مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, تو دنیا نے بالکل توجہ بھی دی, اور پھر اس کی جو ہماری جو پرفارمنس تھی ملٹری لیول کے اوپر, اس سے پھر مزید تقویت پہنچی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, اور نہ اس کو سائڈ پہ کیا جا سکتا. اور آج یہی وجہ ہے عائشہ کہ آپ نے وہ ابھی ہمارے ایک
पैनलिस्ट ने जिक्र किया ट्रंप की दावत का और लंच का, लेकिन उससे भी बड़ा जो काम है कि आज पाकिस्तान एक पीस मेकर का रोल अपनाए हुए है। माजी में पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर और अफगान जिहाद और कोल्ड वॉर जंगी मकासद के लिए पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाता था। आज पाकिस्तान खुद एक अमन का दाई बन चुका है और पूरी दुनिया में जितना पॉजिटिव बूस्ट मिला है, मैं समझता हूं इसकी भी मिसाल हालिया तारीख में नहीं मिलती। वेरी वैलिड पॉइंट। मार्का हक की कामयाबी। शहजाद साहब, वाकई सूरत हाल ये बनी है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका भी जो आपस में बात नहीं करना चाहते, हमारे जरिए बात करें तो पाकिस्तान का इमेज तो बदल गया है, मगर भारत की अस्करी और खारजा नाकामी तो हुई। कौन से दाखिली फैक्टर्स हैं जो भारत को यहां तक ले आए हैं? मतलब है कैसे वो कर गए? जब मैं कह रही हूं कि मिलिट्री मेंस तो जानते ना कि जो हमारा दुश्मन है कितना इक्विप्ड है, आप उसके लिए तैयारी करते हो। हमसाये को भी बेहतर समझते हो जिसके साथ आपने गुजारा करना है, कि ये कहां खड़ा है। इतना अंडर एस्टिमेट कर गए या इतना ओवर कॉन्फिडेंस किस बात पे कि यूरोप और अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं? नहीं, देखिए, अपने से किसी से रिश्तेदार हो, कोई और हो, हमसाया हो, आप ये समझना शुरू करें कि नहीं ये मेरे पाए का नहीं है, आप उसे नज़र हटा लेते हैं। ठीक है, इम्तियाजियत, यानी आप अपने आप को बहुत इम्तियाज समझना शुरू आपने तवज्जो ही नहीं की उधर। आपने कहा नहीं मेरी तो गेम ही दूसरी है, मेरा तो लेवल ही दूसरा है, मैं इनके साथ क्यों निपटूं। जब आप ये काम करते हैं तो फिर आप खो देते हैं वो नज़र, खुसूसी नज़र, जो कि हमने आज तक पिछले 78 साल में नहीं खोई है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमने उनके ऊपर नज़र ऐसे रखी, हर वक्त शिकरे की नज़र रखी, क्या कर रहा है, कौन आदमी आया है, ये आदमी कैसा है, ये फैसला कैसा करेगा या नहीं करेगा, क्या कर सकता है। हम चूके नहीं, तो हम अपने उससे ये चूक गए। इन्होंने अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर बना लिया। इन्होंने कहा कि अभी तो कौम भी पूछ रही है कि भाई पाकिस्तान क्यों, हम कहां। इन्होंने कहा अंदर खाने, अब तो हम हिंदुत्व, हर तरफ हमारी बात है, हर तरफ हम हैं। ये तो अब कोई कौम रह ही नहीं गई, हम तो सिर्फ हम ही लोग हैं। आपने अणु की बात की, इसने अंडर एस्टिमेशन क्रिएट की, अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान कमजोर नहीं था, हिंदुस्तान कमजोर नहीं है, ये याद रखना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला आपने बोला है कि ये याद रखना चाहिए। पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है। वो ये भूल गए, वो तो ये तो जानते थे कि हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन वो भूल गए कि पाकिस्तान मजबूत है। तो ये जो सबक गया है उनको, वो यह है कि पाकिस्तान मजबूत है। तो मेरा हाल है हिकमत अमली के अंदर, इसका मतलब है कि उनकी जो बाकी चीज़ें तो उनके पास भी सब कुछ होगा ना, इस्तेमाल करने की एक विजन होती है, एक तरीकाकार होता है। इनको सबको मैंने इकट्ठा कैसे करना है, मजबूत करके कैसे इस्तेमाल करना। तो हिकमत अमली जो होती है, उस हिकमत अमली में मार खा गए वो लोग। सोचा ही नहीं कि ये कुछ हो सकता है हमारे साथ। हिकमत अमली थी भी या नहीं थी? मेरे ख्याल में तो नहीं थी। जो आज की दुनिया की न्यू वॉर जो है, नई जंग के हिसाब से उनके पास नहीं थी। बिल्कुल कुछ भी नहीं था। एक नई जंग, एक नए तर्ज में, एक तरीके से जब उनके ऊपर लाई गई तो हैरान परेशान रह गए। उसके बाद भी वो उन्होंने पाकिस्तान ने बार-बार कहा हम अमन की बात कर रहे हैं, आप करा लें, सब कुछ कराएं, मगर वो नहीं आए। देखिए, अमन को छोड़िए, मेरा तो काम जंग करना है, मैं तो जंग करूंगा उसके साथ। मुझे जंग पे लेके आएगा तो मैं जंग करूंगा। बात यह है कि जब मैं ये करूंगा तो फिर मैं तुम्हें वो वक्त नहीं दूंगा सोचने का। देखिए, जंग के अंदर होता है कि लैग में डाल देना दुश्मन को। दुश्मन आपको फॉलो करना शुरू कर दे, बजाय इसके कि दुश्मन मुझे लीड करे, वो अपनी तरह की जंग में मुझे लेके चला जाए। अगर मुझे लीड मिल रही है, आगे बढ़ गया, इनिशिएटिव मेरे हाथ में आ गया, अब मैं उसको बताऊंगा कि तुमने जंग कैसे करनी है। अब वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा है कि अच्छा ये क्या कर रहा है, अब नेक्स्ट इसका अमल क्या है, नेक्स्ट अमल क्या है। उसको कहते हैं कि लीडरशिप जो है वो अपने तौर पर बहुत वक्त में पीछे रह गई। जब वक्त में पीछे रह गई तो कभी कैचअप नहीं कर सकती। जंग का जब दौरानिया होता है बहुत महदूद होता है, डिसीजन बहुत तेज़ हो रहे होते हैं, ऐसी जो इवेंट्स बदल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हिकमत अमली के अंदर वो इतना पीछे रह गए, इस काबिलियत के अंदर इतना पीछे रह गए कि वो इस हम तक पहुंच ही नहीं पाए इसके। तो ये थी बड़ी गेम। इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान हमेशा के लिए जीतता रहेगा? हरगिज़ नहीं। हम अपने लोगों को पैगाम दे रहा हूँ, और भाई नहीं, जो होना था वो हो गया। नहीं, अब वो सीख गए हैं, अब आपको 4 और कदम आगे चलना पड़ेगा ताकि उसको लैग में रखा जाए, उसको हमेशा अपने पीछे रखा जाए, वो कभी आप तक पहुंच ही ना पाए। टाइम और स्पेस के अंदर आप टाइम और स्पेस में उससे हमेशा आगे रहिए। उसके लिए आपको सोच उससे बहुत आगे ले जानी पड़ेगी, एनविजन करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, ये जंग हमारी चॉइस थी ना, हमने इस तरफ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। ये भारत की चॉइस थी और भारत ने हम पर मुसल्लत की थी। भारत में ने कहा नहीं समझा हमें, हमारी ताकत को, या अपनी ताकत को जरूरत से ज्यादा समझा। आप क्या समझते हैं कौन से फैक्टर्स हैं? उनके दाखिली फैक्टर्स भी क्या कहीं इन्वॉल्व हैं? क्योंकि कहीं भी एक्सेल नहीं कर पाया, ना अस्करी महाज पर, ना अपने मीडिया के बयानिए के महाज पर, ना सिफारती महाज पर, यानी कि कहीं भी नहीं रहा।
अच्छा देखो, मैं उन लोगों में से हूँ जो समझता हूँ कि ये ना तो किसी को दुश्मन बनाना चाहिए, ना किसी को दुश्मन समझना चाहिए, और जिन वजूहात के ऊपर आजकल ममालिक एक दूसरे को अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाते हैं, वो भी एक वक्ती सी चीज़ है, मुस्तकबिल में शायद उसकी भी कोई जगह ना हो। लेकिन अगर आप किसी को अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाते हो ना, तो फिर आयशा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने दुश्मन को समझो, उसकी खूबियों को भी बड़े खुले दिल से इतराफ़ करो उसका, और उसकी खामियों को भी बग़ैर किसी बायस और बग़ैर किसी प्रेजुडिस के समझो। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और उसका आपको बेस्ट एग्जांपल देखें, ये है कि पाकिस्तान आपकी हमारे से 6 गुना ज़्यादा आबादी है, आपकी 10 गुना बड़ी हमारे से इकॉनमी है, और कहाँ सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ी हुई है मशरक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए, और आप एक कोने में दब के सिर्फ हमारी नफ़रत में सुलगे जा रहे हैं। ठीक है ना? क्या वजह हो सकती है इसकी वजह यही हो सकती है कि दुश्मन तो आपने हमें डिक्लेयर कर दिया, हमें तो सब्र कर लिया, लेकिन हमें कभी समझने की कोशिश नहीं की है। अगर समझने की कोशिश की होती ना, तो अच्छा ये पाकिस्तान में ये बातें इतनी मकबूल नहीं होती हैं। लेकिन बात ये है कि यार पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोगों ने रोमांस करना भी इंडियन फिल्में देख देख के सीखा है ना। हमसे नफ़रत जो है उसकी वजह क्या बनती है? आज भी किसी भी उम्र का बंदा जो है वो अगर उसको अपने महबूब को मनाना हो तो कोई इंडियन गाना गा के मनाता है। हम आज भी आपके जावेद अख्तर को अपने घर पे बुलाते हैं, वो हमारे घर बैठ के सारा दिन हमारे ही खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, फिर भी हम शाम को उनको अपने घर खाने पे बुलाते हैं और कहते हैं सुना आप कल जा रहे हैं, 2-3 दिन और रुक जाते तो अच्छा है, हम आपको लाहौर की सैर करा लेते। और फिर भी जो है वो आप हमारी नफ़रत के अंदर सुलगे जा रहे हैं, और आपको इतनी सीधी सी बात नहीं समझ आ रही कि इस मामले के ऊपर अगर हम कामयाब होते हैं तो अरे यार आपके गली मोहल्लों के अंदर जो LPG और LNG की लाइनें लगी हुई हैं वो ख़त्म होंगी, आपका उसके अंदर फ़ायदा है। और ये चीज़ ये समझने से कासिर सिर्फ इसलिए हैं कि देखें एक पट्टी बांध ली हुई है ना अपनी आंखों के अंदर, एक एजेंडा है जो कि इंडिया के अंदर चल रहा है, और वो पिछले 14 साल से हम देख रहे हैं कि वो चलता जा रहा है। ये जो हिंदुत्व का एजेंडा उन्होंने किया है, इस वजह से आप हमें समझ नहीं पा रहे हैं, वरना हमें समझना तो आयशा बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पाकिस्तान को भूल जाए, भारतीय मीडिया ख़ास तौर पे सिर्फ 5 मिनट के लिए पाकिस्तान को भूल जाए, और अपने आप से ये सवाल करे कि उस भारत का क्या बना जो अपने भजन तक मुसलमान शायरों से लिखवाता होता था। तो अगर उन्हें उस सवाल का जवाब मिल गया ना, तो हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। हमें समझना ज़रूरी है उनका, आमिर साहब? कैसे क्यों नहीं है आयशा? हम उनके हमसाए हैं, और हम उनके कोई पैसिव हमसाए नहीं है। वो तो उनकी देखे ना, ये जो बात हो रही है जब आपके ख्याल में आमिर साहब थोड़ा इसको सवाल को खोल लीजिएगा कि स्टिल उनके लिए वो ये बात समझ गए जो पिछले साल बीती कि पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या उनके अंदर ये रियलिटी चेक आ चुका है वहां मोदी की हुकूमत में, जो आपने ये बात कही कि वो समझ गए, वो इस रियलिटी चेक के साथ खड़े हैं आज? जी हाँ अच्छा, जब ये पहला राउंड स्टॉल किया था ना ये अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद के अंदर, उस वक्त भी अगर आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि अमन का जो भी रास्ता निकलेगा, मुझे नहीं पता कि उसका टाइम फ्रेम क्या है, उसमें चंद हफ्ते लगेंगे या चंद महीने लगेंगे, लेकिन अब वो निकलेगा ही पाकिस्तान से, क्योंकि इस पाकिस्तान के अलावा इस वक्त और कोई मुल्क ऐसी सिचुएशन में नहीं है जो कि इस टेंशन को डिफ्यूज़ करे। आज उसी कॉन्फिडेंस के साथ, और आप देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, मैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूँ कि हमको समझे बगैर भारत आपका जो भी अपना एजेंडा है, हमें समझे बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो उन्होंने ये वापस में आऊँगा उसके ऊपर, ये जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ था ना, उस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी वो आज से बहुत मुख्तलिफ थी। अगर रत्ती बराबर भी उनके पास एविडेंस होता ना कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, तो सारी दुनिया तैयार बैठी हुई थी वो एविडेंस मानने के लिए, उसको कबूल करने के लिए। वो नहीं था ना, तो उसके बाद ही उनको समझ आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। अब भी मैं कहता हूँ कि जिस दिन वो हमें समझना शुरू हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे मसाइल जो है ना उनके हल हो जाएंगे, और उसके बगैर जो है वो बढ़ ही सकते हैं। मुझे उनका हल तो कोई नहीं नजर आता। वैसे आप लोगों की अभी की इस सेगमेंट की गुफ्तगू में बहुत सी चीज़ों में इतनी सिमिलैरिटी मिल रही है कि जो गुज़िश्ता साल की जंग थी और जो इस साल एक जंग चल रही है, उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं बिना एविडेंस से लेके बड़ी छोटी ताकत और ओवर कॉन्फिडेंस, और उसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। ज़ैगम साहब ये फरमाइएगा कि जो भारत का शाइनिंग इंडिया या विश्व गुरु का नारा था, हकीकत था गुज़िश्ता साल के वाक़े के बाद हकीकत से रोशनास हो चुके हैं? क्या हमसाए को समझने को तैयार है, उनको रियलिटी चेक मिल गया, या आज भी मोदी हुकूमत और उसका गोदी मीडिया वहीं खड़ा है जहां साल पहले खड़े थे?
आयशा, हकीकत बनाने का एक मौका तो ज़रूर था भारत के पास, जिसको भारत ने लूज़ कर दिया। देखिए, भारत के पास वो मौका था जो चीन के पास था। भारत अपना कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करता है, एक ऐसा मुल्क जिसकी 6 गुना ज़्यादा बड़ी आबादी है, सिर्फ इसलिए कि अपने लोगों को मुतमईन कर सके कि देखो मेरी इतनी बड़ी मईशत है। भाई, बड़ी मईशत तो होगी, तुम इतने बड़े मुल्क हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर भारत को अपने आप को किसी से कंपेयर करना है तो वो चीन से कंपेयर करना है। उसकी आबादी चीन से आगे नहीं है, चीन जैसी अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास थी, तो क्या वो चीन के ज़रा भी बराबर आ सकता है, आ सका है, या मुस्तकबिल में आ सकेगा? हकीकत ये है कि दहाइयों तक वो चीन के बराबर आने की सलाहियत नहीं रखता। उसने वो मौका ही गंवा दिया। और देखें वो मौका क्यों गंवा दिया, उसका जवाब अमर्त्य सेन, उनके अपने इकोनॉमिस्ट जो नोबल लॉरिएट हैं, नोबल इनाम मिला हुआ है, वो दे चुके हैं कि जो सोशल प्रिपेयर्डनेस चाहिए थी भारत ने वो नहीं की। क्या मतलब? भारत ने अपने लोगों पर इन्वेस्ट नहीं किया। आपने इस शो में खुद कुछ फिगर्स बताए हैं कि वहाँ लोगों की क्या हालत है, लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद ऐसी है जो इस बात की मोहताज है कि हुकूमत उसको इमदादी खुराक दे। कितनी ज़्यादा गुर्बत है, कितनी खुराक के मसले हैं, तालीम के मसले हैं, ख़वातीन के मसले हैं, फिर किस तरीके से माशरा तकसीम है। आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अहम बात थी कि एक ऐसा माशरा जो ज़ात पात में तकसीम है वो आगे बढ़ने के लिए बराबरी की तरफ आता, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत आ गई जो उसको तकसीम को और नफ़रत को बढ़ा रही है। मतलब क्या कि वो जो समाजी साइड थी, जिस समाज की बुनियाद पर उसने आगे निकलना था, जैसे समाज की बुनियाद पर चीन आगे निकला, आपने तो उसको उल्टा के रख दिया। फिर आपको जो पूरी दुनिया मदद कर रही थी, यूरोप मदद कर रही थी, अमेरिका मदद कर रहा था, मार्केटें खोली हुई थी, खुद भी इंडिया ने भी किया। देखिए वो चीज़ भी तो चली गई ना कि इस एरोगेंस के अंदर ही कि भारत ने ये समझा कि मेरा ये हक है कि मैं सारी मराहत तो मगरब से लेकर खा लूँ, मैं अमेरिका से भी सारी मराहत लेकर खा लूँ, अपनी इकानमी भी ग्रो कर लूँ, उनकी मार्केट्स तक भी एक्सेस हासिल करूँ, लेकिन जवाब में कुछ ना दूँ, उनको अपनी मार्केटें ना दूँ, अपनी मार्केटें में महफूज रखूँ, उनके कभी काम ना आऊँ, उनके कभी साथ ना दूँ। देखिए वो भी एक बात भी तो एक्सपोज हो गई ना कि जिस बुनियाद पे बैनुल अक़वामी उसको मदद मिल रही थी आगे बढ़ने की, वो भी टूट गई। जिसकी बुनियाद पे माशरे ने आगे बढ़ना था वो भी कायम नहीं हुआ, एक मुख्तलिफ तरह का माशरा आ गया। बिल्कुल दुरुस्त। भारत उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जबकि अपने खित्ते में वो ताल्लुकात को बेहतर नहीं करता। बेहतर ना करे। ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया ज़ाहिर साहब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारिस नवाज साहब ये फरमाइएगा कि भारत ने कहाँ गलती की गुज़िश्ता साल में और पाकिस्तान को क्या एज रहा उस सूरत हाल में जो भारत के लिए नाकामी और पाकिस्तान के लिए कामयाबी बन गई? देखें, जब भारत हर दफा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, चाहे वो उड़ी हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या ये पहलगाम हो, एवरीवेयर जब भी भारत में इलेक्शन हो रहे होते हैं या पाकिस्तान में कोई डिग्नेटरीज आ रहे होते हैं या पाकिस्तान कौम में गजा जा रहा होता है, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। और वो आपने सुने की मिसाल, शेर आया, एक दफा शेर आ गया, और अब इनको वो जूता जो फील्ड मार्शल थे यासिर मुनीर ने पूरी कौम को यकजा करके और जिस प्लानिंग के साथ अटैक किया, इनको रिस्पॉन्ड किया और उसमें क्रशिंग डिफीट हुई है, वो डिफीट जो ये हमेशा याद रखेंगे, वो इनका जो बुरा हाल हुआ है और उसके बाद इनका मुंह काला हुआ, इनको दुनिया में हजीमत उठानी पड़ी, आइसोलेट दुनिया में हो गए, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया, ईरान ने इनको किक आउट कर दिया, बांग्लादेश ने इनको निकाल दिया, सेंट्रल एशिया से इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुक है, चाइना और पाकिस्तान यूनो कितने हम क्लोज आपस में फ्रेंड हैं, अमेरिकन इनसे नाराज हो गए। अमेरिका, आप ये सोचिए, अमेरिका ये कह रहा था, वो इनको तैयार कर रहा था कि ये शायद चाइना को कंटेन करेंगे और ये पाकिस्तान को कंटेन नहीं कर सकते, तो ये चाइना को क्या कंटेन करेंगे। यहाँ से अमेरिका ने डिसअपॉइंटेड, फिर उनको ये चीट करते नहीं, कभी रशिया से ऑयल सस्ता ले रहे हैं, कभी ये चाइना को ऑयल सस्ता बेचते रहे हैं, इसके बाद ये हर लिहाज से उनको दोगली पाली, कहा कि सीज फायर कर लो, उनकी मिन्नतें की कि खुदा के लिए हमें सीज फायर करवा दें, पाकिस्तान प्लेइंग हेल विद अस, हमने वो भी इनकी बात मान ली कि चलें ठीक है, लेकिन उसके बाद ये आज तक नहीं माने, 8 जहाज गिरा दिए,
वो नहीं मानते हैं। जो इनको इनके इनके सारे बेसिस हमने उड़ा दिए, S-400 उड़ा दिए, इनके एमुनिशन डम तबाह कर दिए हमने, इनके ग्रिड हमने उड़ा दिए, एक साइबर अटैक करके इनका जो दिल्ली का 70% ग्रिड उड़ा दिया। ठीक हो गया। देन दिस इज, बट अभी ये इनका इलाज ही यही है, इनको ये डंडा मारेंगे तो ये सही चलेंगे, वरना ये इस तरह करते। ठीक हो गया हारिस साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। दुश्मन की ललकार पर हम आहनी दीवार है, पाकिस्तान हमेशा ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। शहजाद साहब, हम भारत के रवैये, भारत के किरदार पर बात कर रहे थे, जैगम साहब ने भी ऊपर बात की। जो मोदी की खारजा पॉलिसी भी की नाकामियां यहाँ है, ये अब पिछले 1 साल से देखिए कंटिन्यू कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि वो उसी वाक़े तक महदूद रहकर कोई काम खत्म हो गया, अभी भी वही सूरत हाल नजर आती है। क्या अमेरिका, यूरोप, चंद अरब ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो गए, या कुछ फैसिलिटेशन शुरू हो गई, या ज़ाती ताल्लुकात ऐसे हो गए, तो किसी मुल्क को सुपर पावर या उसका बढ़ जाता है रुतबा दुनिया के मुल्कों के अंदर? आयशा, देखिए उनकी कॉम्पोजिशन देखें ना भारत की। भारत के अंदर मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 75% के करीब, 70 से 75% हिंदू हैं, बाकी 25% का जो फिगर है वो बाकी कौमियतों का है। अब अगर ये 25% जो 1.4 अरब आबादी के ऊपर जब आप करते हैं तो एक बहुत बड़ी, तो पता नहीं कितनी दुनिया के कितने मुल्कों से बड़ा मुल्क है। अच्छा, अब वो जो अगर वो इतने मुल्क डिससेटिस्फाइड हैं आपकी पॉलिसी से, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से, उनको हिस्सा नहीं मिल रहा, वो आप उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो वो जो तफरीक अंदर क्रिएट होती है, जो खिंचाव पैदा होता है, वो खिंचाव आपको स्लो कर देता है। जब आपको तेज़ चलना होता है तो आप हमेशा हर चीज़ को इकट्ठा चलाते हैं। जब आपके खिलाफ फोर्सेस काम कर रही होती हैं तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है ना, पहली बात। चीन में क्या फ़र्क था? चीन में फ़र्क सबसे ये बड़ा ये था कि उसने तल्लकात को अपनी ट्रेड के साथ बेहतर बढ़ाया, आगे को खोला। ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने बंद कर दिया, हम मगरिब को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ आसियान की तरफ करेंगे। उन्होंने ये बड़ा जोम था उनको कि हमें ज़रूरत नहीं है मगरिब की तरफ जाने की, ये मगरिब में पाकिस्तान है ना, तो हम जाएंगे शुमाल मशरकी हिस्से की तरफ। हम तो हैं नहीं ना, उनके लिए मैटर ही नहीं कर रहे। या सॉरी, जनूब मशरकी जनूब की तरफ, इधर जाएंगे हम, साउथ ईस्ट की तरफ लेके जाएंगे, तो हम आसियान का हिस्सा हैं, हम इधर को देखेंगे। देख लो भाई। अच्छा, क्या हुआ? अगर चीन की तरह चारों तरफ आपकी खिड़कियां और दरवाजे खुले होते तो आप चारों तरफ से ठंडी हवा आती है आपको। इनको ठंडी हवा लेनी नहीं आती इस मुल्क को, इसलिए ये कभी भी उस जगह पे नहीं पहुंच सकते जहां पर चीन पहुंचा हुआ है। इसके अंदर इतनी पुश और पुल है इस मुल्क, इस कौम के अंदर, कि ये अपनी सोच और अपनी जोम, ये जो ना वो जो कहते हैं कि हिंदुत्व का जो है कि ये एक महाभारत का जो कॉन्सेप्ट है, तो बदकिस्मती से जिस तरीके से आमिर साहब पहले कह रहे थे और जैगम ने बड़ा खूब कहा, जब तक ये नहीं रियलाइज़ करेंगे कि हमारी मल्टीप्लिकेशन अपनी चाहे अहमियत की है, चाहे हमारी मईशत की है, चाहे हमारी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ की है, वो तब होगी जब तमाम लोगों के साथ हर तरफ से हम जुड़े होंगे, मिल के चलेंगे तो आपके अंदर बरकत ज़्यादा आएगी। बरकत ज़्यादा आएगी तो आपकी तरक्की भी तेज। देख रहे हैं उनमें जो विश्व गुरु और हम लीडर हैं खिते के, नहीं, ये तो आपके सामने आ गया ना। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मगरबी बंगाल में अब ये मोदी साहब को ये मिली ना, मगरबी बंगाल का सत्यानाश हो गया। मगरबी बंगाल जितना कॉम्पोजिट, जितनी कॉम्पोजिशन उसकी कॉम्प्लेक्स है, जितनी वहाँ पे कौमियतें बसती हैं, यानी उसका तो मिजाज ही टोटली मुख्तलिफ था मगरबी बंगाल का। मगरबी बंगाल के अंदर जब आपने कब्जा कर लिया या आपने हिंदुत्व ले आए, जो कि आप और से और देखेंगे, आप देखिएगा वहाँ से कैसी पुश एंड पुल स्टार्ट होती है। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे ये इनके अंदर से ही वो कुव्वतें उठेंगी जो कि भारत को कमज़ोर करेंगी, और कमज़ोर कर रही हैं। तो इसलिए एक सिंगल माइंडेड, जो कि आइडियोलॉजी ड्रिवन जो उनका तरीकाकार है, वो उनको कभी भी वो मुकम्मल आज़ादी नहीं दे सकता। देखिए, आप कब अपने आप को बंद कर ले, जब आप एक दड़बे में बंद कर लेते हैं जिसका मिजाज भी एक है, जिसका डायरेक्शन भी एक है, जिसकी लिमिटेशंस भी बंद हैं, कम है, तो वो जब इस तरीके से लिमिटेशन के साथ, इतनी लिमिटेशन के साथ चलोगे तो फिर एक ही रास्ते पे चल पाओगे। ये जो बाकी का सारा एरिया जो कि आपके पास होना चाहिए, आप उस पर असरअंदाज नहीं हो पाओगे, इसलिए भारत कभी उधर नहीं जा पाएगा जहाँ पर चीन पहुँचा होगा। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेनी है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। की ललकार पर हम आहनी दीवार है, पाकिस्तान हमेशा जी, इस खुसूसी ट्रांसमिशन के आखिरी हिस्से में अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे कि गुज़श्ता 6 मई जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का फैसला किया, पहलगाम के फॉल्स फ्लैग
वाकई के बयानिए ने क्या भारत को बांध दिया? ऑपरेशन सिंदूर क्या कैलकुलेटेड था? क्या भारत को आज इस पे पछतावा है? शहजाद चौधरी साहब, आप सबसे पहले फरमाइएगा मुझे, क्या भारत वाकई अपने बयानिए का ही कैदी बन गया उस पूरी सूरत हाल में? मेरा ख्याल है बयानी का कैदी बन गया। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को जवाब ज़रूर दूंगा, और वो अपनी हैसियत जमाना चाहता था पाकिस्तान पे, लेकिन जो उसको जवाब मिला वो ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये वो कौम नहीं है जिसके साथ आप इस किस्म की खेल खेल सकते हैं। सर, चंद जुमलों में पाकिस्तान के लिए यहाँ से आगे पाकिस्तान को कैसे देखना चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, हम वक्त तैयार रहना चाहिए, और कभी भी इस चीज़ पे कि हमने पिछली जंग में क्या किया था, वो पिछली जंग गई, वो गुजर गई, अब अगली जंग की तैयारी वो कल भी हो सकती है, वो 6 माह बाद भी हो सकती है, वो 2 साल बाद भी हो सकती है। तो हमारे लीडरान को उसकी तैयारी करनी चाहिए, हर वक्त तैयारी में रहने की जरूरत है। आमिर साहब, आपके ख्याल में क्या भारत उसी तरह मौजूद रहेगा हमारे लिए आने वाले सालों में? पाकिस्तान को भी वैसी ही तैयारी की जरूरत है? मार्का हक से बुनियानुम मरसूस तक का सफर कर लिया, यहाँ से आगे पाकिस्तान को किस तरीके से अपने आप को इसी पोजीशन पर बरकरार रखने की जरूरत है? आयशा, एक तख्त के 4 पाए होते हैं ना, दिफा एक पाया है, अभी बाकी हमारे लिए 3 पाए जो हैं वो बाकी हैं। उनमें पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान का माशरा है, पाकिस्तान की मईशत है। तो जिस तरह से हमने पिछले सालों के अंदर बदतरीज अपने दिफा को मजबूत किया है, मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि हम इसी तरह से पाकिस्तान के माशरे को भी, पाकिस्तान की मईशत को भी और पाकिस्तान की सियासत को भी आने वाले वक्तों में मजबूत करें, क्योंकि ये जब चारों पाए एक ही जितने मजबूत हो जाएंगे तो फिर जो इस्तेहकाम फ़िलहाल भारत को अपने इस हमसाए मुल्क के अंदर नहीं नज़र आ रहा, तब शायद उनको वो भी नज़र आना शुरू हो जाए और शायद वो उससे कुछ सीख भी पाए। ज़ैगम साहब, बाहर की तरफ नज़र डालें तो हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, सिफारती सतह पर भी, जंगी या अस्करी तौर पर भी। दोनों लीडरशिप को दुनिया सर पर भी उठा के इस वक्त समझ रही है कि जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, डिलीवर करने वाले लोग हैं। दाखिली मामलात पर भी नज़र डाल दी, मगर हमारे हमसाए में जो सूरत हाल है, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, इसके बावजूद कि पाकिस्तान अपने आप को मनवा रहा है, मगर हमारे हमसाए हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है जिसके लिए एक तैयारी की ज़रूरत है? हमारे हमसाए हमारे लिए चैलेंज रहेंगे, ख़ास तौर पे 2 हमारे हमसाए, भारत और अफ़गानिस्तान। और ये चैलेंज ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ताकत से साबित किया है कि वो इस चैलेंज को मैनेज कर सकता है, और इस चैलेंज को मैनेज करते हुए पाकिस्तान ने उसको अपॉर्चुनिटी में बदला है। भारत के साथ जो पाकिस्तान का टाकरा हुआ, उसको पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक विन में बदला है, नए अलायंसेस में बदला है, उसको बाशी कामयाबियों में भी बदला है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो आपके पास ऑर्डर आए हैं, वो भी तो उसकी वजह से आए हैं ना। अब ये बात अहम है कि हम इसी में फंस कर ना रह जाएं, हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, जिनका काम है वो इसको करते रहेंगे, जो सिविल हुकूमत के करने का काम है वो बहुत ही अहम है, वो है पाकिस्तान की माशरा, यानी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की समाजी तरक्की। जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, इस पॉपुलेशन ग्रोथ पर कितना भी आप कुछ कर लें, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आप पाकिस्तान के निज़ाम सेहत को बेहतर करेंगे, तालीम के निज़ाम को बेहतर करेंगे, ख़वातीन को मुक़्तदर बनाएंगे, तब आपकी ये चीज़ बेहतर होगी, आपकी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आएगी। और दूसरी बात, मईशत मईशत मईशत। देखें, इस मुकाबले का मुसलसल इसको जारी रखने के लिए, बड़े दुश्मनों के साथ टक्कर लेने के लिए हमें एक बड़ी मईशत चाहिए। अगर मईशत ग्रो नहीं करेगी तो फिर हमारे चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो हमें एक मुकम्मल तस्वीर अपने सामने रखनी है, और हमें अपने मुस्तकबिल का एक इमेज सामने रखना है कि हमें कैसा पाकिस्तान चाहिए, और उस पाकिस्तान के लिए हमें आज क्या करना है, अगले 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, 20 साल में क्या करना है। और अपनी हमने तमाम तरह एनर्जीज पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के विजन पर लगानी है, और उसके लिए बहुत शुक्रिया मिलकर साहब, आमिर अहमद खान साहब, शहजाद चौधरी साहब, रजा रूमी साहब हमारे साथ थे। पाकिस्तान की सिफारती क़ुव्वत, ताकत दुनिया जान और मान गई, और जिस तरह हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि हमें माशरती तौर पर और माशी तौर पर अब काम करने की ज़रूरत है ताकि माशरा तरक्की कर सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।